आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हेलो, नमस्कार, स्वागतम। आप सभी का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। बार बार यही कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं, और विशेष कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हम आपको हर समस्या का निदान दे सकें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और मेरे साथ हैं शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा भी नमस्कार। और श्रोताओं, आज का विषय हर बार की तरह बहुत खास और आपके लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेंगू सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस। डेंगू के क्या मुख्य लक्षण हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर एट CGHS हैं, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में आप हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। तो क्योंकि डेंगू पर हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ, और ये विषय खास तौर पर इसलिए आज रखा गया है कि डेंगू के बहुत सारे केसेस हमने रिसेंटली देखे, और ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और साथ ही साथ इसकी जटिलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहला प्रश्न करूं उससे पहले गीतिका, क्यों ना हम अपने श्रोताओं को भी बता दें कि वो हमारे साथ कैसे जुड़ें। जी बिल्कुल, हमारे श्रोता नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें बहुत ही खुशी होती है कि आप सदैव हमसे प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बरकरार रहे। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं आज के विषय संबंधी, यानी कि डेंगू, उसके लक्षण क्या हैं और उसका उपचार किस प्रकार से पाया जा सकता है, क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं। बिल्कुल। और सबसे जो पहला प्रश्न आता है जब हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं मैसेज के माध्यम से, तो ये डेंगू बुखार होता क्या है और ये कैसे फैलता है? सबसे एक मेन या पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है। देखिए, बेसिकली जो डेंगू बुखार होता है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस की वजह से फैलता है। डेंगू वायरस की 4 स्ट्रेन्स होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये कैरी करती हैं जो फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होता है, ये इसके अंदर ये स्ट्रेन डेवलप्ड होती हैं। और जब इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो जब किसी हेल्दी इंडिविजुअल को काटता है, बाइटिंग करता है, तो वो अपने वायरस के जो कंटेंट होते हैं उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। और एक बार ह्यूमन बॉडी के अंदर जब वायरस एंटर कर जाता है, उसके बाद में वो वायरस मल्टीप्लाई होता है एज जस्ट लाइक ए चेन रिएक्शन, और वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो डेंगू वायरस का स्प्रेड होता है वो इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। जी, और जानकारी लेंगे आपसे। डेंगू का जो ये मच्छर है वो कहाँ ज्यादा पाया जाता है, किन स्थितियों में ज्यादा पनपता है और क्या लक्षण होते हैं, क्या इसका उपचार किया जा सकता है, कैसे बचाव किया जा सकता है। 4 बजे तक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर। आज की ये रेडियो OPD है आपके साथ। हम प्रॉमिस लेकर आए हैं कि डॉक्टर साहब रहेंगे 4 बजे तक। आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश हम भरपूर करेंगे, पर हमें मैसेज जरूर करते रहिए। 9868107070। लेते हैं एक ब्रेक और लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज का हमारा विषय डेंगू सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस। और हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर विष्णु गुप्ता, CMO एट CGHS इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें करनी है डेंगू के बारे में, बहुत कुछ जानना है। हमारे श्रोताओं से भी हम कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें। पर ये जानना चाहूंगी कि ये जो डेंगू का बुखार है, ये जब होता है, आपने बताया कि फीमेल एडीज मस्किटो के कारण होता है, तो इसके लक्षण क्या क्या सबसे पहले दिखाई देते हैं? देखिए, एक चीज तो इसके नाम में ही जुड़ी हुई है, डेंगू फीवर। तो इसका जो पहला मैनिफेस्टेशन होता है डेंगू फीवर का, वो होता है फेब्राइल इलनेस। इनिशियली पेशेंट को जब भी एडीज मॉस्किटो काटती है, उसके बाद में 4 से 5 दिन के बाद में फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस में आता है, और वो पहला मैनिफेस्टेशन जो होता है वो फीवर के रूप में आता है। फीवर यूजुअली हाई ग्रेड होता है, और फीवर के साथ जो 2-3 चीजें एसोसिएटेड होती हैं जो कि इसको अदर जो वायरल फीवर्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करती है। एक तो इसका जो फीवर होता है उसके साथ ब्रेक बोन फीवर टाइप की एक कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि आपके शरीर में, जोड़ में, आपकी मांसपेशियों में सीवियर पेन होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ने डंडों से पीटा हो, मतलब आपको ऐसी फीलिंग आती है और आपको
इस तरह की फीलिंग डेवलप होने लग जाती है। सेकंड, एक पिक्यूलर फीचर होता है डेंगू में, कई बार पेशेंट को हेडेक होता है साथ के साथ। रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ये भी एक काफी प्रोमिनेंट फीचर होता है डेंगू फीवर के अंदर। आपकी आंखों के पीछे आपको दर्द होने लगता है। डॉक्टर साहब, दबा के जब देखते हैं या वैसे ही फीलिंग होने लग जाती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखें भारी हो रही है और आपकी आंखों के पीछे की तरफ आपको दर्द महसूस होता है। चौथी चीज जो होती है वो होता है रैश। जो इसकी जो रैश होती है ये मैक्युलोपेपुलर रैश होती है। ये इस तरह से होती है जैसे आपके शरीर पे किसी ने एक रेड कलर की इंक को किसी ने ब्रश से स्प्रे कर दिया हो, इस तरह की रैश आप इसको कह सकते हैं। आप हाथ लगाएंगे तो आपको वो रैश फील नहीं होगी। अगर वो फील होने लगेगी तो मोस्टली वो डेंगू नहीं होता। अगर वो रैश आपको फील नहीं हो रही है तो वो डेंगू की तरफ जाती है। तो अगर आप डेंगू का सीजन चल रहा है, डेंगू एंडेमिक एरिया में आप रहते हैं और अगर आपको फीवर, रेट्रो ऑर्बिटल, आपको आईज में पेन, आपको हेडेक और अगर आपको रैश होती है तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मान लेनी चाहिए कि आपको डेंगू से आप ग्रसित हो चुके हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सर, आपने अभी बोला कि किसी एरिया में ज्यादा होता है, वो एरिया हाँ होता है, तो वो कौन से एरिया है जहाँ पर ये ज्यादा होता है? देखिए, डेंगू जो मच्छर होता है, डेंगू मच्छर नहीं बोलूंगा, जो डेंगू को जो कैरियर जो मच्छर होता है, एडिस मच्छर होता है, उसको पनपने के लिए जो जरूरत होती है वो होती है स्टेगनेंट वाटर की, यानी कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम घरों में, हमारे घरों में पौधे लगे होते हैं तो हमारे पौधों में हम पानी देते हैं तो कई बार वो पानी होता है वो उसमें इकट्ठा हो जाता है। घरों में कूलर चल रहा होता है तो कूलर के अंदर अगर हम रेगुलरली उसका 7 दिन में पानी चेंज नहीं करें तो उस पानी के अंदर भी डेंगू का जो मच्छर होता है वो पनपने लग जाता है। आपके जैसे घर की दुछत्तियां वगैरह होती हैं उस पे आप कई बार टूटे हुए टायर और कई बार जो कनस्तर वगैरह होते हैं, लोहे के कोई बर्तन वगैरह होते हैं जो घर के काम में नहीं आ रहे होते हैं, वो हम लोग अपनी दुछत्ती पे या अपने छतों पे हम डाल देते हैं। तो उसमें कई एक छोटी सी बारिश हुई, बारिश में उसमें पानी इकट्ठा हो गया और फिर उस इकट्ठे हुए पानी के अंदर वो डेंगू का जो मच्छर होता है वो पनपने लग जाता है। तो बेसिकली इकट्ठा जहाँ पे पानी होता है उस पानी में डेंगू का जो मच्छर होता है वो ज्यादा पनपता है जी। और खास तौर पर इसके बारे में कहा जाता है डॉक्टर साहब कि ये दिन में काटता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डेंगू और मलेरिया का जो मच्छर होता है इसमें बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो डेंगू का मच्छर होता है इसको डे बाइट मच्छर बोलते हैं और जो मलेरिया का मच्छर होता है वो यूजुअली नाइट बाइट करता है। तो डेंगू से अगर आपको बचना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सुबह जब सूर्योदय होता है तो उसके अराउंड जो 2 घंटे होते हैं शुरुआत के, इस वक्त जो डेंगू का मच्छर होता है वो बड़ा हंग्री होता है तो उसको फीड के लिए वो ढूंढता रहता है। अच्छा। तो इसको हम हंग्री मॉस्किटो भी बोलते हैं। और एक शाम के टाइम पे जब शाम को जो सूर्यास्त होने वाला होता है उसके आसपास भी ये मच्छर आपको काटता है, क्योंकि दिन में आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो उस वक्त वो आपके आसपास नहीं फटकता। लेकिन सुबह जब सो के उठते हैं या हम उस वक्त ऐसा थोड़ा हम फीलिंग करते हैं कि हम थोड़े से आलस में होते हैं तो उस वक्त मच्छर के काटने की संभावना ज्यादा होती है। सिमिलरली इवनिंग के अंदर भी सेम सिचुएशन होती है, वो मच्छर बाहर निकलता है और फिर आपको काट। बहुत पते की आपने ये बात बताई। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि डेंगू वायरस की एक खासियत और होती है कि ये जो इसको एक आदमी के खून से काम नहीं चलता है, ये मल्टीपल बाइट्स करता है। जैसे यूजुअली जो मलेरिया वाला मच्छर होता है वो अगर 1 या 2 को काट लेगा तो उसका पेट भर जाता है, फिर वो तीसरे चौथे को नहीं काटता। पर जो डेंगू का जो वायरस होता है इसको मल्टीपल बाइट्स चाहिए होती है। तो ये लगातार घर में 4, 5, 6 लोग जितने भी हैं सबको काटता रहेगा, बार बार काटता रहेगा। तो ये ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। टाइगर मॉस्किटो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की वजह से बोलते हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि ये खाना ज्यादा पसंद करता है तो इसे टाइगर इसलिए ज्यादा कहना चाहिए। गीतिका, कुछ हमारे श्रोताओं ने मैसेज भी भेजे होंगे। जी, कुछ श्रोताओं ने मैसेज भेजे हैं क्योंकि डेंगू से और डेंगू से संबंधित बहुत सारी जो है ना भ्रांतियां भी होती हैं मन में। बहुत कुछ सोचते हैं हम, नॉर्मल बुखार भी आ जाए तब भी सोचने लगते हैं कि आजकल मच्छर पनप रहे हैं, कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। और ऐसा ही एक संदेश हमारे पास आया है AK सूत्रधार का आसम से। वैसे तो उन्होंने सिम्टम्स के बारे में पूछा है, आपने सिम्टम्स बताए, अगर इनके अलावा भी कोई और सिम्टम्स हैं तो वो भी बताएं। और ये पूछ रहे हैं कि क्या डेंगू इन्फेक्शियस होता है? देखिए, मैन टू मैन ट्रांसमिशन जो है डेंगू का नहीं होता। इसको ट्रांसमिशन करने के लिए इंटरमीडिएट यानी कि मच्छर की जरूर पड़ती है। मतलब एक आदमी अगर घर में इन्फेक्टेड है तो दूसरा आदमी उस मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से, टच से वो नहीं ट्रांसमिट होता। और अगर हम डेंगू के अदर सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली जो डेंगू के सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वार्निंग साइंस। जो हमने शुरुआत में आपको बताए थे कि फीवर, आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया, रेट्रोऑर्बिटल पेन, हेडेक और रैश, ये होते हैं डेंगू के इनिशियल सिम्टम्स जिनको केस डेफिनेशन ऑफ डेंगू में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेप जो आता है वो होता है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन का मतलब ये है कि अगर
जो सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताए, वो सिम्टम्स हम अगर किसी पेशेंट्स को आते हैं तो उस कंडीशन में उसको अवेयर हो जाना चाहिए कि मुझे डेंगू हो चुका है, तो मुझे उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेनी है। और वार्निंग साइन आने का मतलब है कि अब आपको चिंता करने की जरूरत है। इनिशियली आप जो फेज थी उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वार्निंग साइन में आपको चिंता करने की जरूरत है, आपको डॉक्टर से इमीडिएट कांटेक्ट करने की जरूरत है। ये वार्निंग साइंस हम क्लिनिशियंस के लिए भी बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस वार्निंग साइंस के बेसिस पे हम पेशेंट्स के प्रोग्नोसिस और उसके आगे उसका कोर्स क्या रहेगा इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वार्निंग साइंस में आपको एक बार बता देता हूं कि अगर पेशेंट डेंगू सिम्टोमेटिक है, अगर उसको अनयूजुअल पेन एब्डोमेन शुरू हो जाए, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाए, उसको अचानक से शॉक मतलब उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप आउट हो जाए, उसके आंखों के आगे एकदम से लिथार्जिक फील होने लगेगा, उसका कॉन्शियसनेस जो लेवल है वो उसका डिप होने लग जाए, उसका यूरिन आउटपुट एकदम से डिप हो जाए, या उसके कहीं से म्यूकोसल ब्लीडिंग शुरू हो जाए, जैसे मसूड़ों से खून आने लग जाए, उसके यूरिन में, पेशाब में अगर थोड़ा सा रेडिश यूरिन आने लग जाए, या उसकी खांसी में या उसकी उल्टी में अगर ब्लडिश या ब्लड जैसा कुछ टिंच आपको महसूस होने लगे, या अनयूजुअल अगर फीमेल्स जो है अगर वो अनएक्सपेक्टेड टाइम पे उनके मेंसेस शुरू हो जाते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये हमें एक अलार्म बजा देती है हमारे लिए कि अब आपको अलार्म हो जाने मतलब अलर्ट हो जाने की जरूरत है कि आगे आपका जो कोर्स है वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो आप इमीडिएटली बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। जी डॉक्टर साहब, काफी विस्तार से आपने बताया कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हमने चर्चा जब हमने किया था शुरू में, आपने बताया था मलेरिया के मच्छर और इसके काटने का समय में फर्क होता है। एक हाँ जी। डेंगू वाला दिन में काटता है, सुबह काटता है, और ये रात में काटता है मलेरिया का। पर और जो वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं, इसके अलावा चिकनगुनिया भी होती है, तो इन तीनों के सिम्टम्स में कैसे फर्क होता है? क्या हम खुद पहचान सकते हैं कि हमें डेंगू है? कि एक्चुअली क्या होता है कि जो क्लासिकल चीजें होती है ये कम ही देखने को मिलती हैं, और जो चिकनगुनिया और डेंगी इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि डेंगी और मलेरिया का डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि जो चिकनगुनिया होता है इसमें जो बोन पेन और जो जॉइंट पेन होता है वो काफी ज्यादा सीवियर होता है एज कंपेयर टू डेंगी। दूसरी चीज, ऑनसेट जो चिकनगुनिया का होता है वो काफी सीवियर होता है एज कंपेयर टू डेंगी। तीसरी चीज, जो रैशेस होती हैं वो डेंगी में और चिकनगुनिया में ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन कई बार जो चिकनगुनिया है उसके अंदर जो रैशेस का कंपोनेंट पार्ट होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। लेकिन सीवियरिटी वाइज अगर हम देखें, मतलब कॉम्प्लिकेशन वाइज देखें, तो चिकनगुनिया को का कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम रहती है, जबकि डेंगू के कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा। शॉक, ब्लीडिंग, मैनिफेस्टेशंस ये डेंगी में ज्यादा देखने को मिलते हैं, चिकनगुनिया में नहीं मिलते। बेसिकली चिकनगुनिया का जो फीचर होता है वो होता है जॉइंट, सीवियर जॉइंट पेन। आपको ऐसा लगेगा कि आपको हाथ पैर मोड़ के और आपको एक जगह बैठा दिया है और आपको जरा सा ही मूव करने के लिए कहा जाएगा, आप एकदम से दर्द के मारे करा उठेंगे। अच्छा। तो ये टिपिकल फीचर होता है। मलेरिया और डेंगी के लिए को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो कई बार हम फीवर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मलेरिया का जो फीवर होता है ये होता है कि आपको एकदम फीवर आएगा, चिल्स एंड राइगर के साथ आपको ठंड लगेगी, बहुत तेज आपको ठंड लगेगी, एकदम से कपकपी छूटेगी, और फिर वो फीवर एकदम से डिप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब आपका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल की तरफ चला जाएगा। और आपका जो फीवर का पैटर्न है वो यूजुअली क्या होगा कि 24 घंटे में एक बार आएगा, या 48 घंटे में एक बार आएगा, या 72 घंटे में एक बार आएगा, डिपेंडिंग कि आपको किस टाइप का मलेरिया हुआ है। जबकि डेंगी में ऐसा नहीं होता है। डेंगी में यूजुअली रेगुलर, मतलब आपको कंटिन्यूस फीवर रहता है, कभी यूजुअली डिप नहीं होता। दूसरी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा डेंगी फीवर के बारे में ही, कई बार हम सोच लेते हैं कि डेंगी में अगर फीवर चला गया है तो आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, जबकि ऐसा नहीं है। डेंगी का जो फीवर होता है इसको सैडल बैक फीवर भी बोलते हैं, यानी कि शुरुआत में फीवर आएगा, देन यू बिकम एसिम्प्टोमेटिक फॉर नेक्स्ट 2 और 3 days, बट दैट 2-3 days इज वेरी क्रिटिकल फेज। उस वक्त आपको मॉनिटरिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ दीज 72 hours यू अगेन डेवलप फीवर, और जब वो फीवर जो डेवलप होता है उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये डेंगी में एक खास चीज जो देखने को मिलती है कि यूजुअली हमने देखा है कि पेशेंट हमारे पास आया, उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे
फीवर एक ही दिन आया और उसके बाद में फीवर चला गया। अब उसके बाद में मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग के सेंसेशन आ रहे हैं और रैश डेवलप हो गई है। तो ये डेंगू का क्लासिकल फीचर है। वो सोचता है कि फीवर गया इट मींस डेंगू मेरा चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। जब फीवर चला जाता है उसके बाद में डेंगू का क्रिटिकल फेज आता है। तो उस क्रिटिकल फेज को हमें मॉनिटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो सबसे ज्यादा केयरिंग फेज होता है वो जो 72 आवर्स बोले या 48 जो घंटे होते हैं फीवर जाने के बाद में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस पीरियड का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब हम और भी प्रश्न लेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के, सफदरजंग अस्पताल के CMO एट CGHS एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर विष्णु गुप्ता। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर आते हैं। इंतजार है आपके प्रश्नों का। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सभी का पुनः स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि डेंगू संबंधी जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितनी भी लक्षण या फिर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके संबंधित आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और आपके संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का निदान हम यहाँ दे पाएं। यहाँ पर एक संदेश आया डॉक्टर साहब हमारे पास रंजन लाल का, नई दिल्ली से, और ये कहते हैं कि मैं फार्म में काम करता हूँ, मैं एक माली हूँ और इनको बहुत मच्छर काटते हैं। क्योंकि माली का काम करते हैं तो बहुत ही लाजमी सी बात है कि मच्छरों का सामना इनको करना पड़ता है और इनके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द रहता है क्योंकि मच्छर इन्हें बहुत ज्यादा काटते हैं। और इन्होंने कई बार डॉक्टर को दिखाया भी है। उस भारी कहते हैं कि दर्द रहता है, उससे संबंधित इन्होंने डॉक्टर से निदान भी मांगा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी इन्हें डेंगू के मच्छर ने काटा हो और डेंगू जैसी समस्या से ग्रसित हुए हों। एक प्रश्न हमारे पास ये है और एक प्रश्न हमारे पास और आया है मनोहर लाल गांधी जी का, चाणक्य चौक गाजियाबाद से। ये कहते हैं कि मच्छरों से बचाव के लिए अक्सर रात में हम कुछ जला लेते हैं और यही सोचते हैं कि लिक्विड का इस्तेमाल कर हम मच्छरों से खुद को बचा सकते हैं। तो ये क्या सही है, गलत है, इसके बारे में जरूर बताएं हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं पहला जो प्रश्न था उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने बताया कि वो माली का काम करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि जो माली का काम या गार्डनिंग का जो काम होता है वो हम अर्ली मॉर्निंग में करते हैं। यूजुअली 10 बजे से पहले कर देते हैं और या फिर हम शाम के टाइम पे करते हैं। ये दोनों ही टाइम ऐसे हैं जब आपको डेंगू के मच्छर काटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आपके लिए सलाह ये है कि आपका जो काम है वो तो आप छोड़ नहीं सकते, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपको करना ही है। तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मतलब आप जो टी-शर्ट है या शर्ट है वो आप इस तरह की पहने कि आपके पाम तक वो आपको कवर करके रखे। लास्ट में अगर इलास्टिक हो या कफ वाली शर्ट हो जिससे मच्छर आपके अंदर ना घुस सके। दूसरी चीज, आप हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं। आजकल मार्केट में अच्छी क्वालिटी के सिंथेटिक ग्लव्स भी मिलते हैं, उनको पहन के आप गार्डनिंग का काम कर सकते हैं। उसी तरह पैरों के अंदर भी आप जो सॉक्स होते हैं उन सॉक्स को पहन सकते हैं। फुल पैंट पहन के और सॉक्स पहन के या पजामा जो आपको लगता है वो पहन के काम करें तो मच्छर के काटने की संभावना कम हो जाएगी आपको। दूसरी चीज आपने उसमें पूछा कि आपके हाथों में दर्द रहता है, तो मेरे ख्याल से डेंगू के मच्छर के काटने से हाथ पैरों की दर्द वाली समस्या जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको फिर भी हाथों में या पैरों में आपके दर्द रहता है, भारीपन रहता है, तो आप एक बार अपना विटामिन डी और विटामिन B12 का लेवल चेक करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इन दोनों विटामिन की कमी हो। या फिर अपने जो फिजिशियन है या अपने जो डॉक्टर्स है उनसे कंसल्ट करिए। कोई लोकल डिजीज हो सकती है जो आपको ये परेशान करती हो। दूसरी चीज, जो दूसरा क्वेश्चन आपका आया था गांधी साहब का, उसमें उन्होंने पूछा है कि हम घरों के अंदर क्लोज एनवायरनमेंट में जो कुछ मच्छर की कोयल्स जला लेते हैं उससे क्या नुकसान होता है या फायदा होता है। तो देखिए, अगर आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपका जो कमरा है, चाहे मच्छर का सीजन है या नहीं है, वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका कमरा वेंटिलेटेड नहीं होगा तो आपको सफोकेशन जैसी समस्या जरूर आ सकती है। रही बात कोयल जलाने की, तो अगर आप क्लोज कमरे के अंदर अगर आप कोयल जलाएंगे और अगर आप ओपन कमरा या वेंटिलेटेड कमरे के अंदर भी कोयल जलाएंगे तो आपको कुछ तरह की एलर्जी या उससे कुछ अस्थमेटिक प्रॉब्लम है वो प्रेसिपिटेट होने की संभावना रहेगी, क्योंकि उसमें धुआं होता है और धुआं इज जस्ट लाइक ए आपका एयर पोल्यूशन। तो ये एक संभावना रहती है। जो लिक्विड वेपराइजर्स होते हैं उसमें एक चीज अच्छी होती है कि जो रिलीज जो वो अपने वेपर्स रिलीज करते हैं, ये वेपराइज फॉर्म में रिलीज करते हैं, तो उसमें एक जो फ्यूम होती है या एक धुआं जैसी समस्या है वो पैदा नहीं होती। दूसरी चीज, उसकी क्वांटिटी जो एनवायरनमेंट में आपके कमरे में जो फैलती है वो इतनी कम होती है कि वो आप पे अफेक्ट नहीं करती, वो मच्छरों पे अफेक्ट करती है। तो आप
जो आप, क्योंकि नेचुरल है कि मच्छर आपके घर में खिड़की से आएंगे या आपके दरवाजे से आएंगे, तो आप अपनी लिक्विड वेपोराइजर जो मशीन है या जो भी लिक्विड है उसको आप दरवाजे के आसपास लगाइए। और उससे बेटर चीज ये है कि आप अपने जो खिड़कियां हैं उस पे मैश लगवा लीजिए, जालियां लगवा लीजिए, तो आपके घर के अंदर जो मच्छर घुसने की संभावना है वो कम हो जाएगी। और शाम को 5 बजे के बाद में कोशिश करिए कि आप घर का जो दरवाजा, जो मेन एंट्रेंस जो है, या आपका जो साइड जो डायरेक्ट बालकनी में या कहीं ऐसी जगह खुलता है जहां पे आपने पौधे रखे हुए हैं या जो आपने कूलर रखा हुआ है, वो डायरेक्ट आप 5 बजे के आसपास उसको बंद कर दें, ताकि अगर उसमें कोई मच्छर पनप भी रहा होगा तो वो अंदर नहीं आएगा और आपको काटेगा नहीं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपने घरों में जालियां लगवाते हैं, मैश लगवाते हैं, तो उसकी साइज का जरूर ध्यान रखिएगा। WHO ये कहता है कि 1 स्क्वायर इंच में एटलीस्ट 165 होल्स होने चाहिए। जितने ज्यादा होल्स होंगे उसकी एफिकेसी उतनी अच्छी बढ़ जाएगी स्क्रीनिंग के लिए। मतलब यूजुअली क्या होता है कि 20 बाई 20 मतलब 400 होल 1 स्क्वायर इंच में होते हैं, तो वो जितना ज्यादा होल्स होंगे मच्छर उतना ही कम अंदर आएगा। लेकिन जितने ज्यादा होल होंगे कमरे के अंदर वेंटिलेशन उतना ही कम हो जाएगा। तो आपको एडिक्वेट लेवल पे रखना है, तो आप 165 WHO रिकमेंड करता है, तो आप 200 सवा 200 आप होल्स वाली जाली वो लगवाइए अपने विंडोज पे या अपने जो घर रूम है उसके वहां पे लगवाइए। जो जाली वाला हम जिसे गेट बोलते हैं वो लगवाइए। और उसको लगवाने से आपको 2 फायदे होंगे कि अगर आपका जो वेंटिलेशन है वो भी बना रहेगा, और अगर लिक्विड वेपराइजर आपने कमरे में जला रखा है तो उसकी जो फ्यूम्स होंगी वो भी बाहर आपकी जाती रहेंगी। और तीसरी चीज, मच्छर भी आपके घर के अंदर एंटर नहीं करेगा। लगातार हमारे पास संदेश आ रहे हैं। बहुत संदेश और संदेश अगर आए हैं तो आप ले लें। जी बिल्कुल। हमारे पास संदेश आया यहाँ पर मुंबई से राकेश का, और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कोई घरेलू उपचार है जिससे हम डेंगू से निदान पा सके? अगर कभी डेंगू हो जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि अक्सर हम घरेलू उपाय ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। देखिए, घरेलू उपाय हम रोज एक नया घरेलू उपाय सुनते हैं हमारे पेशेंट्स के सामने। 3 घरेलू उपाय लोग हमें बताते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली कहीं भी प्रूवन नहीं है। मैं आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। एक कहते हैं बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट काउंट बढ़ जाती है, बट देयर इज स्टिल साइंटिफिक एविडेंस इज लेकिंग। अभी तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अभी भी कंफर्म नहीं करता कि बकरी के दूध पीने से प्लेटलेट बढ़ती है। सेकेंड, लोग कहते हैं कि पपीते का पत्ता अगर आप उसका जूस निकाल के पीते हैं या उसका अर्क पीते हैं उससे भी प्लेटलेट बढ़ जाती है। अगेन साइंटिफिकली नॉट प्रूव। थर्ड, कीवी का फल खाने के लिए कहते हैं कीवी का फल खाने से प्लेटलेट बढ़ जाती है, लेकिन अगेन साइंटिफिकली लेकिन। पर मेरा ये कहना है कि कीवी को प्लेटलेट एनहेंसर की तरह मत यूज करिए, कीवी को एज ए फ्रूट यूज करिए। आप और फ्रूट्स भी तो खाते हैं, तो आप कीवी खा लीजिए। अगर आपकी प्लेटलेट बढ़ जाती है तो हमें तो अच्छा ही है, हमारा पेशेंट जल्दी रिकवर कर रहा है। सिमिलरली जो पत्ता है पपीते का पत्ता, हालांकि उससे कोई डेफिनेटिव चीज नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको खाने से अगर फायदा होता है तो हम उसको मना नहीं करते। तीसरी चीज, जो बकरी का दूध, हम कहते हैं कि बकरी वर्ड यूज मत करिए, आप दूध शब्द समझ के उसका यूज कर लीजिए। अब आप चाहे वो बकरी का हो, चाहे गाय का हो या भैंस का हो, आप दूध लीजिए। दूध से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो नेचुरल है आप डिजीज से जल्दी रिकवर करेंगे। तो आप स्पेसिफाई मत करिए कि बकरी का दूध, सिर्फ आप ये मान के चलिए कि आपको दूध लेना है। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई है, ये हमारे पेशेंट अक्सर हमें बताते हैं कि हमने ये किया था, हमारा प्लेटलेट काउंट एक ही दिन में 50,000 से 1 लाख हो गया। तो प्लेटलेट क्या होता है कि यूजुअली खुद रिकवर करती है। तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन क्या होता है कि जो रिकवरी फेज चालू होती है तो पेशेंट के एक दिन पहले उसकी प्लेटलेट काउंट 20,000 थी, अचानक से अगले दिन प्लेटलेट काउंट 60,000 हो जाती है, 70,000 हो जाती है। और मान लो उस दिन उसने 4 कीवी के फल खा लिए, तो वो हमें कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने 4 कीवी खाई थी तो मेरा प्लेटलेट काउंट 70,000 हो गया। लेकिन हम उस चीज को पेशेंट को डिस्करेज नहीं करते, हम उसको ये कहते हैं कि ठीक है, यू आर राइट, अच्छी बात है, आपने खाई है तो आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ गया। हमारा मोटो है प्लेटलेट बढ़ना चाहिए। पर ये एक टोटल मिथ है कि कीवी या पपीते का पत्ता या बकरी का दूध, इसको खाने से प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे लक्षण भी बताए और घरेलू उपचार के बारे में भी आपने अच्छी टिप्पणी करी। ये बताइए कि एक बार ये लक्षण दिखने लगते हैं तो इसको किस तरह से डॉक्टर इसका निदान करते हैं और किस तरह से परीक्षण किया जाता है इसको करने के लिए कि हाँ ये डेंगू हुआ है कि मलेरिया हुआ है, इसके क्या टेस्ट हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहला जो प्रश्न था उसमें भी बताया था कि डेंगू बेसिकली लक्षण के बेसिस पे हम डायग्नोस मतलब 50-60% केसेस में कर पाते हैं। पर कंफर्मेशन टेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंफर्मेशन टेस्ट डेंगू के बेसिकली 2 कमर्शियली अवेलेबल टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है डेंगू NS1 एंटीजन और सेकंड होता है डेंगू सीरोलॉजी, यानी कि डेंगू IgM और IgG। डेंगू NS1 एंटीजन जो होता है इनिशियली शुरुआत के 5 दिन
हाईली स्पेसिफिक होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू, 100% आपको डेंगू है। पर ये यूजुअली 5 दिन तक ही पॉजिटिव रहता है। 6ठे दिन ऑनवर्ड इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती चली जाती है कि NS1 एंटीजन पॉजिटिव नहीं आता। 5वें दिन के अराउंड डेंगू सीरोलॉजी यानी कि IgM यूजुअली पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो डेंगू IgM पॉजिटिव अगर पेशेंट है तो ये माना जाता है कि पेशेंट को डेंगू हुआ है। और कुछ दिनों के बाद 5 से 7 दिन के बाद में बॉडी के अंदर डेंगू IgG एक जो एंटीबॉडी होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि डेंगू पेशेंट को हुआ है। तो ये तो हुआ इसका डायग्नोसिस कि हमें पेशेंट को डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है इसका पता करना। हमारे लिए मेन कंसर्न होता है पेशेंट की मॉनिटरिंग, कि पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट किया है, किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम इसमें बेसिकली 2 या 3 चीजें देखते हैं। फर्स्ट जो चीज देखते हैं वो होती है प्लेटलेट काउंट, कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट प्रेजेंटेशन पे क्या था, प्रेजेंटेशन से पहले यानी कि उसने कभी प्रीसीडिंग मंथ्स में या कभी प्लेटलेट कराई है, उस वक्त उसका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है और अभी उसका प्लेटलेट काउंट लो है। सेकंड हिमेटोक्रिट यानी कि PCV हम पेशेंट्स की देखते हैं। और थर्ड हम जो पेशेंट का मॉनिटरिंग करते हैं वो देखते हैं ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर किस रेंज में रह रहा है। तो ये मॉनिटरिंग के लिए यही करते हैं। बाकी अदर सिम्टोमेटिक टेस्ट होते हैं, जैसे पेशेंट का LFT करा लेते हैं। अगर मान लो लगता है कि कुछ लीवर में पेशेंट को टेंडरनेस है लीवर के एरिया में तो करा लेते हैं। अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट थोड़ा रिड्यूस हो रहा है तो हम उसकी किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं। अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है तो हम उसका अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। कई बार पेशेंट का फ्लूइड लीकेज हो जाता है बॉडी कैविटीज के अंदर, जैसे एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड आ जाता है, तो उसके लिए एसाइटिस हम जिसे बोलते हैं तो उसके वो भी अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस करते हैं। कई बार पेशेंट के थोड़ा सा लंग्स में भी पानी आ जाता है जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, वो कई बार एक्सरे से डायग्नोस हो जाता है। तो ये बाकी के जो टेस्ट होते हैं ये कंफर्मेटरी नहीं होते लेकिन सपोर्टिव होते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट 2 ही है, डेंगू NS1 एंटीजन और डेंगू सीरोलॉजी। बाकी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हैं जो थीसिस में या रिसर्च पर्पज में यूज करते हैं, PCR टेस्ट करते हैं, कल्चर करते हैं। ये सब रिसर्च टेस्ट हैं, ये रूटीनली अवेलेबल भी नहीं होते और हम इन्हें प्रिफर भी नहीं करते, कराते भी नहीं है पेशेंट्स के। तो हम बात कर रहे हैं डेंगू के बारे में, डेंगू के सिम्टम्स, प्रिकॉशंस, किस तरह से इससे बचाव होता है, उपचार कैसे किया जाता है। अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए और हमें मैसेज करिए 9868107070। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। और आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन, सफदरजंग अस्पताल। और आज हम चर्चा कर रहे हैं डेंगू, उसके लक्षण, सावधानियां और किस तरह से आप खुद का बचाव कर सकते हैं डेंगू जैसी बीमारी से। बहुत सारे पैगाम, बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि आप सभी के संदेशों को हम यहां शामिल करें। डॉक्टर साहब, शत्रुघ्न का हमारे पास संदेश आया है सोनिया विहार से और ये पूछते हैं कि क्या सिर्फ मच्छर के काटने से ही डेंगू होता है या और भी कोई कारण हो सकते हैं? देखिए, क्लासिकली देखा जाए तो सिर्फ मच्छर के काटने से ही डेंगू होता है। लेकिन अब जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो उसमें भी डेंगू का वायरस, अगर किसी को इन्फेक्टेड पेशेंट है अगर ऑर्गन डोनेशन से पहले, तो उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी डेंगू जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब ब्लड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू आपका डेंगू ट्रांसमिट हो सकता है। पर क्लासिकली जो डेंगू इन्फेक्शन या डेंगू वायरस, जिसको हम डेंगू डिजीज बोलते हैं, वो डेंगू मच्छर के काटने से ही होता है। जी, अगला संदेश हमारे पास आया है यहाँ पर जिला मधुबनी बिहार से और संदेश भेजने वाले हैं शैलेंद्र कुमार सुमन। इनका कहना है कि डेंगू हो जाने के बाद क्या खाना चाहिए, किस तरह का परहेज हमें फॉलो करना चाहिए? देखिए, डेंगू होने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है हाइड्रेशन। डेंगू की जो बीमारी है उसका 50% इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा मैं फार्मूला बताता हूं कि सपोज आपको डेंगू इन्फेक्शन हो गया है, आपके हाथ में डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट है और आपने देखा अपनी प्लेटलेट काउंट आपकी 1 लाख से ऊपर है और आप पैनिक कर रहे हैं कि मुझे क्या होगा। तो एक छोटा सा सिंपल सा सोल्यूशन है, आप तुरंत 500 ml कुछ लिक्विड ले लीजिए। लिक्विड में आप जो आपको पसंद हो, जैसे आपने फ्रूट जूस ले लिया, नारियल पानी ले लिया, या आपने चाय, कॉफी, जो भी आपको पसंद है वो आप ले लीजिए। उसके बाद में हर 1 घंटे में आप 100 ml लिक्विड लेते रहिए। मतलब 24 घंटे में आपका 500 ml तो जो आपने स्टार्टिंग में लिया और जो रिमेनिंग आपका 24 घंटे थे उसका 2400 ml और मिला लिया, मतलब 3 लीटर। तो आपके शरीर में 3 लीटर लिक्विड पहुंच जाना चाहिए किसी भी रूप में, चाहे वो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या फिर आपका नारियल पानी, फ्रूट
फ्रूट जूसेस, एनीथिंग यू वांट, ORS, जो भी आपको चाहिए। और आपका यूरिन आउटपुट, इसको आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेशाब है हर 4 घंटे में आपको खुल के पेशाब आ जाना चाहिए। आपके ये 2 चीज अगर आपकी मेंटेन रहेंगी तो आप निश्चिंत होकर रहिए कि आपका जो डेंगू है वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। इसके अलावा जो डेंगू ही नहीं, कोई भी बीमारी है उसमें आप न्यूट्रिशियस खाना लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप दूध लीजिए, आप पनीर लीजिए। पनीर हो सकता है किसी को पचता नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें जो आसानी से पच जाएं, फ्रूट्स खाइए। आप अपना जो नॉर्मल सिंपल आपका घर का खाना है, साफ स्वच्छ शुद्ध, वो खाना खाइए। आपको दूध लीजिए, आप इस तरह की चीजें लीजिए, आपको कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस डेंगू की डेवलप नहीं होंगी। जी, उम्मीद करते हैं कि सैयद दानिश को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको नारियल पानी पीना चाहिए, ऐसे संदेश भेजा हमें सैयद ने। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए दोस्त। और अगला संदेश हमारे पास आया है प्रदीप कुमार का, और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं सोकर उठता हूँ, ये जब भी उठते हैं बिस्तर से और इनको ऐसा लगने लगता है जैसे कि इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, क्या ये डेंगू के लक्षण है? देखिए, अगर आपके साथ और कोई एसोसिएटेड फीचर नहीं है, फीवर नहीं है, आर्थ्रेल्जिया नहीं है, कोई पेन एब्डोम आपको नहीं है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन नहीं है, या आप डेंगू एंडेमिक एरिया में नहीं रहते हैं, आपके घर के आसपास डेंगू के मच्छर नहीं है, तो यूजुअली ये आप मान के चलिए कि ये जो सिम्टम्स आपने बताया ये डेंगू का नहीं हो सकता। आपको इसके लिए और कोई कारण, आपको जैसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या और कोई चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी आपके शरीर के अंदर, पर ये डेंगू का लक्षण नहीं है। जी, एक संदेश और ले लेते हैं, क्योंकि लगातार हमारे जितने भी मित्र हैं वो संदेश भेज रहे हैं। इनमें एक संदेश है शिल्पा अग्रवाल का, कोटद्वार उत्तराखंड से संदेश है, और ये पूछती हैं कि क्यों प्लेटलेट्स ही इफेक्ट होती हैं डेंगू के दौरान? क्या वायरस का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है या फिर कोई और बात है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए? ये आपसे मेरे ख्याल से अगर आपने कभी किसी पेशेंट की CBC अगर देखी हो डेंगू पीरियड के दौरान, तो आप का जो ध्यान जाता है सीधा प्लेटलेट पे जाता है, लेकिन कभी आपने उसकी WBC या RBC काउंट नहीं देखा। यूजुअली डेंगू के अंदर WBC काउंट भी डिप होता है, ल्यूकोपेनिया डेवलप होता है, WBC काउंट डिप होता है और RBC काउंट भी डिप होता है। तो तीनों सेल लीनिएज होती है, ये डिक्रीज होती है। सेकेंड चीज, कोई भी वायरस जो वायरल इन्फेक्शन होता है, इस दौरान क्या होता है कि हमारी जो बोन मैरो होती है वो हर किसी वायरल इन्फेक्शन में थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है, तो इस वजह से भी प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। लेकिन डेंगू के अंदर कुछ पैथोफिजियोलॉजी इस तरह की है कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। इसका रीजन होता है कुछ कॉम्प्लीमेंट्स और कुछ एंटीबॉडी जो जनरेट होती है डेंगू के अगेंस्ट, उनकी वजह से छोटे छोटे माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं, जिसमें कि प्लेटलेट का कंजप्शन ज्यादा होता है और उसमें प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सेकेंड चीज, कई बार डेंगू के अंदर वस्कुलर लीकेज या कैपिलरी लीकेज भी होता है, और प्लेटलेट जो होती है उसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, तो वो भी बॉडी फ्लूइड के अंदर लीक कर जाती है। तो इस वजह से प्लेटलेट का जो डिग्रेडेशन कहिए या फिर आप काउंट कहिए, वो सडनली ड्रॉप होता है, और बाकी कंपोनेंट जो होते हैं RBC और WBC, उनका जो ड्रॉप लेवल होता है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि केवल प्लेटलेट डिक्रीज होती हैं, WBC भी डिक्रीज होती हैं और RBC भी डिक्रीज होती है। और कई बार तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि कई बार हमने देखा है कि पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में केवल CVC रिपोर्ट लेके आता है, क्लासिकल उसके फीचर्स होते हैं, उसका प्लेटलेट काउंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, 2 लाख के करीब प्लेटलेट काउंट होता है, लेकिन उसकी WBC काउंट होता है वो 4000 से कम होता है। तो हमें कहीं ना कहीं अंदेशा हो जाता है कि इस पेशेंट को डेंगू है। हम उसका डेंगू ऑर्डर करते हैं, डेंगू टेस्ट कराने के लिए कहते हैं, और वो डेंगू पॉजिटिव निकल जाता है। तो कभी भी अलोन प्लेटलेट पे रिलाय मत करिए कि अगर आपको डेंगू हुआ है तो आपकी प्लेटलेट काउंट जो हमेशा 100% ड्रॉप होगी ही होगी, या 100% आपकी नॉर्मल रहेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब, प्लेटलेट्स की बात की है आपने कि इसका काउंट लो हो जाता है, तो किस लेवल पे पहुंच के ये एक डेंजर साइन है, एक वार्निंग साइन है कि अब कुछ करना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाना होगा, वो एक बताएं एक बार। देखिए, एक चीज मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, डेंगू कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई पेशेंट इज बिल्कुल नॉर्मल है, कोई अल्टर्ड सेंसोरियम नहीं है, कोई रीनल फेल्योर नहीं है, कोई हिपैटिक फेल्योर नहीं है, लेकिन उसका प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम है, तो हम उस पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग है किसी भी जगह से,
कोई म्यूकोसल ब्लीड है, उसके मसूड़ों से ब्लीड हो रहा है, नाक से ब्लीड हो रहा है, या उसके खांसी में या उल्टी में खून आ रहा है, या पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो फिर हम प्लेटलेट काउंट पे ज्यादा रिलाई नहीं करते, हम पेशेंट को यूजुअली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेटलेट काउंट यूजुअली बिलो 50 हम पेशेंट को कंसिडर करते हैं प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए। लेस देन 10,000 विदाउट एनी सिम्टम्स वी गिव प्लेटलेट। 50,000 से 1 लाख के बीच में 50-50 होता है, प्लस माइनस होता है, दे भी देते हैं, नहीं भी देते, डिपेंड करता है कि पेशेंट के अदर सिम्टम्स कितने हैं, ब्लीडिंग की सीवियरिटी कितनी है, हल्की फुल्की म्यूकोसल ब्लीड है, ब्रश करते वक्त हल्का सा ब्लड आ गया है, या हल्का सा एक बार खांसा उसमें हल्का सा ब्लड आ गया है, या पेशाब में एक एपिसोड हिमेचूरिया का हुआ है, तो ये डिपेंड करता है कि प्लेटलेट काउंट क्या है और पेशेंट के सिम्टम्स क्या है। पर 10,000 से नीचे डेफिनेटली प्लेटलेट यूजुअली हम चढ़ाते हैं। 10,000 से ऊपर फ्रैंक ब्लीडिंग है या ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा है तो हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जब सिम्टम्स होते हैं डेंगू के, आपने कई विस्तार से बताया कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसको आप हॉस्पिटलाइजेशन सजेस्ट करते हैं क्या? कितनी आवश्यकता है हॉस्पिटलाइजेशन की और मॉनिटरिंग की? देखिए, मैंने आपको भी एक छोटा सा अपना मेरा फॉर्मूला बताया था कि पेशेंट अगर आपके पास आया है तो होता क्या है कि जो पब्लिक ओपीडीज होती हैं इसमें हमारे पर बड़ा प्रेशर होता है कि पेशेंट को डेंगू हो गया है। हर कोई ये चाहता है कि उसको एडमिट कर लिया जाए, लेकिन हॉस्पिटल्स के रिसोर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स की जो वर्क का बर्डन इतना ज्यादा होता है कि हर पेशेंट को एडमिट करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात, 50% केसेस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो इन केसेस में आपको अपने घर पे पेशेंट की मॉनिटरिंग ही करनी है। इसमें एक छोटा सा 20-20 फार्मूला आपको मैं बताता हूं। हमारे एक फिजिशियन है, उन्होंने ये फार्मूला अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए उन्होंने डेवलप किया था कि अगर पेशेंट का पल्स काउंट मतलब हार्ट रेट, अगर जो नॉर्मल हार्ट रेट थी उसकी पहले कभी मान लो उसकी 100 रही है, अगर 20% बढ़ जाए, 120 हो जाए, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि यू आर नाउ स्टार्टिंग ए क्रिटिकल फेज। अगर उसका ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 ड्रॉप हो जाए। तीसरी चीज, अगर पेशेंट का हिमेटोक्रीट 20 जो नॉर्मल हिमेटोक्रीट है उससे 20% इंक्रीज हो जाए, या नॉर्मली हिमेटोक्रीट 45 से ज्यादा हो जाए, या पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 20,000 से नीचे ड्रॉप कर जाए। पेशेंट का ये पार्ट हो गया 2020 के अंदर। या उसका पल्स वॉल्यूम इज सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, अगर ये वॉल्यूम है लेस देन 20 हो जाए। तो ये 5-6 क्राइटेरिया ऐसे हैं जब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको एडमिशन कराने की जरूरत है। अब अगर पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस है, ओरली एक्सेप्ट कर रहा है, उसे कोई वॉमिटिंग नहीं है, हल्का माइल्ड फीवर है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट अच्छा है, पेशेंट कॉन्शियस लेवल अच्छा है, पेशेंट आराम से आपसे बात कर रहा है, उसको और कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं कि आप अगले दिन नेक्स्ट 24 आवर्स में फिर एक प्लेटलेट काउंट करा लीजिए। हो सकता है कुछ ऊपर हो जाए, हो सकता है आपकी प्लेटलेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, और साथ में उसको जो प्रिकॉशंस हमने बोली थी कि आप इनिशियल 500 ml जाके लीजिए और हर 1 घंटे में आप 100 ml लीजिए आपकी सुविधा के अनुसार, मतलब 3-3.5 लीटर आप लिक्विड चीजें ले लीजिए। हाइड्रेशन आप प्रॉपर मेंटेन करिए, अपने यूरिन पे वॉच करते रहिए कि आपका यूरिन ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, आपका कॉन्शियस लेवल ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, आपको फीवर सबसाइड होने के बाद में दोबारा से तो नहीं आ रहा है, या आपका पेन एब्डोमेन या आपकी वॉमिटिंग तो नहीं डेवलप हो रही, या आपका जो है टेंडरनेस आपके पेट में कहीं से कोई टेंडरनेस तो डेवलप नहीं हो रही। ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को कहते हैं नाउ यू आर फिट फॉर एडमिशन। जी जी, यानी कि अगर कुछ ऐसे सिम्टम हैं और डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप घर में रहकर भी उसको कुछ तरह से फॉलो करके उसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन यही इसमें मेन पॉइंट है कि जो भी बदलाव है वो डॉक्टर के कंटिन्यूअस टच में रहे, और बताता रहे कि ये डेवलपमेंट्स हैं। देखिए, डॉक्टर के कंटिन्यूअस टच में रहना तो जरूरी है ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिस्टेंस इतना होता है, हर वक्त 24 आवर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, कई बार हम डॉक्टर्स के पास 24 आवर जा नहीं पाते। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सीखिए, घर पे आप उन चीजों को आप मॉनिटर खुद कर सकते हैं। तो ये चीजें, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया है कि ताकि पब्लिक अवेयरनेस बढ़े, और हर कोई पेशेंट जो सिम्टोमेटिक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी प्लेटलेट थोड़ी सी डाउन है, डेंगू पॉजिटिव है, तो वो रश ना करे। क्योंकि जहां पे डेंगू सीजन में हमने देखा है कि जो डॉक्टर 20, 30, 40 पेशेंट देख रहा होता था, अचानक से वो 100-125 पेशेंट देख रहा होता है। तो हर पेशेंट को ये सारी चीजें बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर पेशेंट को अगर इतनी सारी चीजें अगर हम समझाएंगे तो एक पेशेंट को मिनिमम 5 से 10 मिनट टाइम चाहिएगा, और अगर आपको 100 पेशेंट अगर देखने हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दीज 100 पेशेंट इन सिंगल ओपीडी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे कुछ मैसेजेस हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं, गीतिका। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास संदेश आया है, प्रश्न
प्रश्न कह लीजिए आप इसे। आलोका है नोएडा से, कहती हैं कि अगर डेंगू के वक्त हेवी पीरियड्स हो जाएं और ऐसे में प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हों तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप डेंगू पेशेंट हैं, अगर आपको अनयूजुअल मेंसेस चालू हुए हैं तो ये इंडिकेशन होता है हमारा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का। लेकिन अगर आपका जो पीरियड है अगर वो कोइंसाइड कर रहा है आपका डेंगू के साथ, तो आप वेट कर सकते हैं कि आपका प्लेटलेट अगर ज्यादा ड्रॉप नहीं है तो आप न्यूट्रिशन को या लिक्विड चीजें लेके या हाइड्रेशन मेंटेन करके आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी जगह पे ये लगता है कि यू कैन नॉट मॉनिटर और यू कैन नॉट मैनेज, देन कॉन्टेक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। जी, और बहुत सारे संदेश आए हैं, कुछ लिसनर्स ने आपको बहुत बधाइयां भी दी हैं, जिनमें है अंजुम सैफी, कहती हैं कि आपकी जानकारी बहुत ही लाभप्रद है और उम्मीद करते हैं कि इससे लाभान्वित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमारे पास आया है संदीप गुप्ता का बेंगलोर से, और ये पूछते हैं कि डेंगू से रिकवर होने के बाद हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कब शुरू कर सकते हैं, कितने दिनों बाद? देखिए, डेंगू ही नहीं, कोई भी वायरल फीवर होता है, वायरल फीवर इसमें एक बड़ी कॉमन समस्या रहती है कि नेक्स्ट 15 to 20 डेज आप थोड़ा सा हल्का सा लिथार्जी, फटीक, वीक, इस तरह की फीलिंग आप में रहती है। इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ये डेंगू के लिए नहीं है, ये हर वायरल फीवर के लिए है। वायरल फीवर भी क्या, आप ये मान के चलिए कि जो फेब्राइल इलनेस है, उन सभी फेब्राइल इलनेस के अंदर जब आप कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं या आप घर पे आप नेगेटिव हो चुके हैं, तो नेक्स्ट 10 to 15 डेज जो होते हैं, ये पीरियड थोड़ा सा पोस्ट वायरल फटीग हम इसको बोलते हैं, तो ये पीरियड रहता है। तो 15-20 दिन आप कोई भी हैवी एक्सरसाइज या हैवी एक्टिविटी ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस स्टेज में आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, अपना हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें, आप हल्की फुल्की वॉक शुरू करिए, धीरे धीरे करके उस इंटेंसिटी को बढ़ाते चलिए। तो दोनों चीजें जब कोइंसाइड हो जाएंगी, तब आप 15-20 दिन के बाद में अपनी एक्टिविटीज, जो नॉर्मल एक्टिविटीज, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज है, उन्हें आप रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 डेज फॉर योर सेल्फ। जी, एक संदेश और है हमारे पास, और तवाब कहते हैं रोहिणी दिल्ली से कि आप इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, जानकारी मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनका सवाल है कि जिस वक्त डेंगू हो जाए तो उस वक्त घर पर ही रहना जरूरी है क्या? ये आपने क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा पूछा है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब किसी पेशेंट को डेंगू हो जाता है तो उसके शरीर में उस वक्त डेंगू का वायरस सर्कुलेट करता है। सेकेंडली, अगर उस पेशेंट को अगर कोई डेंगू वायरस का मच्छर, मतलब जो हेल्दी मच्छर है, अभी उसने डेंगू ट्रांसमिट करने का मतलब काम शुरू नहीं किया है, अगर वो आपको बाइट करता है, तो जब वो बाइट करेगा तो वो मच्छर इन्फेक्ट होगा। मच्छर इन्फेक्ट होने के 7 से 10 दिन लगाएगा फुल्ली अगले पर्सन को काटने के लिए, इन्फेक्टिव होने के लिए। तो 7 से 10 दिन बाद में वो अगले पर्सन को काट सकेगा, मतलब काटेगा तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। तो डेंगू के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम ये कहते हैं कि आप घर पे रहिए, अगर हो सके तो आइसोलेट रहिए। आइसोलेशन का जो रीजन होता है वो रीजन यही होता है, एक तो अगर आपको किसी हेल्दी मच्छर ने काटा, मैंने मच्छर के लिए हेल्दी वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इस वक्त आप अनहेल्दी हैं, आप पे डेंगू, आपको डेंगू हो रहा है और आप डेंगू ट्रांसमिट कर रहे हो मच्छर को, तो आपसे डेंगू वायरस जाएगा मच्छर में और फिर मच्छर अपने अंदर उस डेंगू वायरस को मल्टीप्लाई करेगा और 7 से 10 दिन बाद में जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसको डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाएंगे पेशेंट को। सेकंड, आप ऑनगोइंग डेंगू के पेशेंट हैं और आपको अगेन किसी डेंगू वायरस ने काट लिया, डेंगू वायरस के मच्छर ने काट लिया, तो आपकी जो डोज है वो डबल हो गई, तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि ऑनगोइंग पीरियड के अंदर जब तक आप डेंगू से रिकवर नहीं हो जाते, आप घर पे रहिए, आउटडोर एक्टिविटी नहीं के बराबर करिए। मैं टोटली आइसोलेट होने के लिए नहीं कहूंगा, पर आउटडोर एक्टिविटी नहीं के बराबर करिए। स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स को इसलिए दूर मत रखिए कि वो कम्युनिकेबल डिजीज है, डेंगू इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, बट इसलिए दूर रखिए कि दूर मत रखिए, आप अपने आप को एक मच्छरदानी के अंदर रखिए ताकि आपको मच्छर नहीं काटे, और अगर आपको मच्छर काटेगा तो वो डेंगू का जो वायरस होगा वो आपके फैमिली के अदर मेंबर्स को ट्रांसमिट हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न आ रहा है जहन में कि क्या इससे बचाव का कोई वैक्सीन भी है जिसको लगा लिया जाए और डेंगू होना? देखिए, अभी प्रैक्टिकली इंडिया में कमर्शियली कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड डेंगू वैक्सीन अवेलेबल है। इसकी एक तो एफिकेसी है वो लेस देन 50% है। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेंगू वैक्सीन उसी को लगाई जाती है जिसको एक बार डेंगू हो चुका है, मतलब जिसको जिंदगी में कभी डेंगू नहीं हुआ है उसको डेंगू वैक्सीन नहीं दी जाती है। ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा।
तो अगर आपको डेंगू हो चुका है, आप कंफर्म केस है डेंगू के, तो ही आपको डेंगू वैक्सीन रिकमेंडेड होती है, अदरवाइज आपको डेंगू वैक्सीन नहीं रिकमेंड होती। तो बहुत कम समय बचा है, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, चलते चलते शॉर्ट में कुछ टिप्स आप देना चाहें? देखिए, डेंगू के लिए 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पनपने ना दें, अपने घर के आसपास की सफाई रखें। सेकंड, काटने ना दें, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, यानी कि आप फुल कपड़े पहने, आउटडोर एक्टिविटीज ना करें, अपने जो मॉस्किटो रिपेलेंट है उसका यूज करें। और थर्ड, अगर आपको हो गया है तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तो काटने ना दें, पनपने ना दें, और अगर हो गया है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ स्टूडियो में आए और इतनी जानकारी आपने डेंगू, उसके बारे में, उसके सिम्टम्स, उसके प्रिकॉशंस और उसके उपचार के बारे में हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में रहे डॉक्टर विष्णु गुप्ता। आप CMO एट CGHS एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हैं, सफदरजंग अस्पताल, न्यू दिल्ली में। और डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल और गीतिका उनियाल का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।